नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है टारगेट जीके विद ज्योति और मैं हूं आपकी अपनी ज्योति शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे इन माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, हम 5 प्रकार के माउंटेन्स पढ़ेंगे। बेसिकली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है कि ये कौन सा तरह का पर्वत है। कोई पूछ लेंगे हिमालय किस तरह का पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वलित है या आपकी भ्रंशोत्थ है या ब्लॉक पर्वत है, इस तरह से। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। पहला है आपका वलित पर्वत। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के वशीभूत यानी जो पृथ्वी में आंतरिक बल लगते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं बहुत सारी, उन प्लेट्स में आपस में बल का प्रयोग किया जाता है। तो जब धरातल की चट्टानें खिंचाव और दबाव महसूस करती है, यानी जब उन चट्टानों में उन जो प्लेट्स हैं उनमें खिंचाव और दबाव, यानी एक दूसरे के या तो वो दूर जा रही हैं एक दूसरे से या एक दूसरे के पास आ रही हैं या एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ रही हैं ऐसे। ठीक है ना, तो जो दबाव हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है, उसके कारण जो प्लेट्स मुड़ जाती हैं। तो जो यानी ये प्लेट्स क्या हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर कुछ परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव हमारे ज़मीन के ऊपर पड़ेगा ना। जो ज़मीन के धरातल है हमारा, या तो ऊपर उठेगा या नीचे धंस जाएगा, इस तरह से पड़ेगा हमारा दबाव। तो इस तरह से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, यह पर्वत अभिसारी प्लेटों के कारण होता है। इन पर्वतों का निर्माण किसके कारण होता है? अभिसारी बल के कारण होता है। देखिए, बल 2 प्रकार से होता है। एक तो अभिसारी बल जो सामने लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक्स बोलते हैं इसको, या कन्वर्जेंट फोर्स भी बोलते हैं इसको, जो एक दूसरे के सामने लगता है जो बल। ठीक है, एक होता है अपसारी बल। क्या होता है? एक अपसारी बल। अपसारी बल में क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत लग रहा होता है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं प्लेट्स। लेकिन अभिसारी बल में एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। इस बल में क्या होगा, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगी तो इस करती क्या है, हमारी थोड़ी थोड़ी सी फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब जिसकी इस चित्र के अंदर देखेंगे हम, ये चित्र देखिए। अब क्या है, यहाँ पे आपका अभिसारी बल लग रहा है। अभिसारी बल लग रहा है तो मतलब यहाँ से भी बल लग रहा है और यहाँ से भी बल लग रहा है। अब देखिए, कोई कागज़ लीजिए, आप उस कागज़ के ऊपर यहाँ से भी उस पर थोड़ा सा फोल्ड करना शुरू कीजिए, यहाँ से फोल्ड करना शुरू कीजिए, तो कागज़ क्या है, कागज़ में इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं से। ऐसे ही हमारे पृथ्वी के धरातल पे हो रहा है। जो आंतरिक चट्टानें होती हैं, जब उस पर बल लगता है तो हमारी जो चट्टानें हैं उसमें भी फोल्ड होने शुरू होते हैं, और जो ये निर्माण हो रहे हैं ये पर्वत श्रृंखला ही बनती है। तो इनको बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, ये पर्वत जो बन रहे हैं ये हमारे वलित पर्वत हैं। अब देखते हैं कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण क्या है? पहला है आपका भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये पूरी वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब आ जाओ यूरोप महाद्वीप में जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये पूरी आपकी किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। यानी भारत में, यानी एशिया में आपका हो गया हिमालय, यूरोप में आपका हो गया एल्प्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि यूरोप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में हमारा हो जाएगा एंडीज़, और यूरोप और एशिया का जो बॉर्डर होता है, जहाँ पे यूरोप और एशिया मिलते हैं, वहाँ पे है आपका यूराल। ये पूरी पर्वत श्रृंखला है हमारी, और इन सब पर्वत श्रृंखला का निर्माण किन से हुआ है? ये कौन से प्रकार के पर्वत हैं? ये हमारे वलित प्रकार के पर्वत हैं। यानी ये इन पर्वतों का ये ना नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत क्या होते हैं? जो नए नए बन रहे हैं। नए कैसे बनेंगे? क्योंकि बल का जब बल लगेगा तो नए नए पर्वत बनते रहेंगे ना। नया जब जो स्पेस हमारी जो हमारी सरफेस प्लेन है, जो हमारा कहीं क्षेत्र हमारा प्लेन है, वहाँ पे जब जैसे ही बल लगना शुरू होगा ये नए पर्वत बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में अभी भी वृद्धि हो रही है, यानी वो बढ़ रही है अभी भी, क्योंकि उस पर लगातार बल का प्रयोग हो रहा है। लगातार उसमें जो टेक्टोनिक्स हैं उसकी वो बल प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत, यानी ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए, इसे समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण जब कभी धरातल पर गहरी दरार पड़ जाती है, आप जानते हैं पृथ्वी पर आंतरिक दबाव पड़ता है तो क्या हुआ, धरातल पर गहरी दरार पड़ जाती है और ऐसे पर्वतों की रचना होती है।
तब ऐसे पर्वतों की रचना होती है। जब किन्हीं दो समानांतर दरारों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है, मान लो कोई दरार पड़ी है, एक सेकंड, मान लो कोई दरार पड़ी है, कोई भी दो श्रृंखला में दरार पड़ी है। अब उससे क्या हुआ, जो इसके आसपास का क्षेत्र है वो नीचे धंस गया है, लेकिन कोई क्षेत्र ऊपर उठ गया है हमारा। तो जो ऊपर उठा वाला जो क्षेत्र है हमारा वो होगा ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि वो एक ब्लॉक एक्चुअली में क्या होगा, ये ऊपर उठा नहीं है, ये वाली चीज़ हमारी धंस गई है। जगह तो वो सेम थी, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं उठा है, एक्चुअली में क्या हुआ, जो इसके आसपास का क्षेत्र है वो नीचे धंस गया है। तो इससे जो हमारे पर्वत का निर्माण होगा वो हमारा ब्लॉक माउंटेन्स होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं इस लाइन को। जब किन्हीं दो समानांतर दरारों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है अथवा आसपास के स्थल खंड नीचे धंस जाते हैं, तब हमारा भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये है हमारा ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो नीचे धंस गया है, इस वजह से ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये हमारा ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक से समझिए कि एक ब्लॉक जो आपका ऊपर दिखाई दे रहा है ये ब्लॉक माउंटेन्स है। इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा यूरोप में हेज पर्वत। यूरोप में देखिए ज़्यादातर ये जो पर्वत श्रृंखला है यूरोप में ज़्यादा मिलेंगी, एशिया में भी है, पर यूरोप में पहला है हमारा हेज पर्वत। हेज पर्वत बहुत फेमस है, जर्मनी के अंदर है, ये इसी प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। फिर है यूरोप में वासेज पर्वत जो फ्रांस में पड़ता है। फिर है यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पहले तो कहाँ पर है और एक कौन से प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक ब्लॉक। ठीक है, फिर है एशिया में सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान के अंदर है, ये भी हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार क्या है, गुंबदाकार पर्वत यानी डोम शेप्ड माउंटेन्स। देखो गुंबद क्या होती है, गुंबद एक ऐसा उठा हुआ क्षेत्र होता है, कोई भी चीज़ ना वो गुंबद होती है। जैसे आपने कोई भी मंदिर देखा है या कोई मस्जिद देखी है, उसमें उसके ऊपर टॉप पे ऐसा बना होता है, ये गुंबद होती है। ठीक है, जब पृथ्वी के भीतर का लावा, अब देखिए इसमें गुंबद का निर्माण क्यों हुआ, क्यों इसे गुंबदकार पर्वत बोला हमने। जब पृथ्वी के भीतर का लावा बाहर निकलने की चेष्टा करता है तो वह धरातल की परतों में फोड़े की तरह उभार पैदा कर देता है। यानी जहाँ पे से मान लो कहीं पर आप देखिए कोई सरफेस है कोई हमारी, और यहाँ पर अगर लावा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो हीट है, कहीं तो निकलने की कोशिश करेगी। तो अगर यहाँ पे उसको कहीं दरारों से मौका मिलता है निकलने का, तो उस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा उबाल सा या उफान सा आने लगता है उस जगह पे, क्योंकि वो लावा नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिससे एक गुंबद का निर्माण होता है, जिससे मतलब गुंबद का निर्माण होगा, उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। ये पर्वत केंद्र से बाहर की ओर समान रूप से ढालू होते हैं। देखिए आप, ये तो कॉमन सेंस ही बात है, जब गुंबद होगा तो आसपास के जो क्षेत्र होंगे ये वाला ढलान ही होगा इसके ऊपर, और ये ऊपर सेंटर सबसे हाईएस्ट पीक होगा हमारा। ठीक है, जैसे अब इसका उदाहरण है उत्तरी अमेरिका का हेनरी पर्वत। उत्तरी अमेरिका का यानी जहाँ भी ज्वालामुखी ज़्यादा होते होंगे वहाँ पे हमारा इस तरह से गुंबदकार पर्वत का निर्माण होगा ही होगा। ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये ढलान बना हुआ है, ये गुंबद बनी हुई है। क्योंकि इससे क्या है, यहाँ पर कहीं से ये हीट निकलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब इस वजह से वो उठना शुरू हो गया वो क्षेत्र हमारा। अब उसे जहाँ से भी जगह मिलेगी, चाहे यहाँ से मिले या फिर कहीं सेंटर से मिले, वो हीट निकलेगी। किसकी हीट, लावा की हीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संग्रहित पर्वत। देखिए माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। अब संग्रहित पर्वत क्या होता है, अब देख लीजिए एक बार इसको। भूतल पर कंकर, बालू, पत्थर, लावा यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा आदि पदार्थ बाहर निकलता है, वह मुख के चारों ओर शंकु के आकार में जमा होता रहता है। धीरे धीरे वह ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी का शंकु बन गया है, मान लो कोई ज्वालामुखी है हमारा, ठीक है, जो निकलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे जब फटा है वो, तो उसके मुख पे क्या हो गया है, कंकर, बालू, पत्थर सब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं।
ज्वालामुखी के मुंह पर, और धीरे धीरे वो ज्वालामुखी जो शंकु है वो ऊंचा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। और ज़रूरी नहीं है माउंटेन ही हो, यहाँ पे हो सकता है कहीं से भी, किसी ऐसी जगह से भी जो छोटी मोटी जगह है, जो पठार टाइप भी है, वहाँ से भी निकलने की कोशिश करता है लावा हमारा, लावा या जो ये इसके जो जो इसके अवशिष्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये एक तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे 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 इकट्ठा होते होते वो पूरा एक माउंटेन शेप में आ जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। आप समझ रहे ज्वालामुखी पर्वत क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इसमें से जो भी ज्वालामुखी से जो उद्गार निकल रहा है वो इकट्ठा हो रहा है, इसलिए इसे ज्वालामुखी पर्वत बोल गए हैं। ठीक है, अब है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप भी इसी के उदाहरण हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज्वालामुखी, क्योंकि आपने पढ़ा है इस लाइन के अंदर कंकर, बालू, पत्थर, यहाँ पे यानी रेगिस्तान में जो बालू के पर्वत इकट्ठे हो रहे हैं, जो स्तूप बन रहे हैं, वो भी हमारे एक्यूमुलेशन क्या होता है बेसिकली? एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जो चीज़ें, जो एक्स्ट्रा, जो कहते हैं ना अपशिष्ट, जो निक्षेप इकट्ठे हो रहे हैं, उससे जिसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, संग्रहित हो रहे हैं ना, वो निक्षेप संग्रहित हो रहे हैं। तो रेगिस्तान में जो बालू है उससे जो एक ऊंची उसका पर्वत का निर्माण हो रहा है, वो भी हमारा क्या है? संग्रहित पर्वत का ही उदाहरण है। अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं एक बार। पोपा पर्वत कहाँ पर है आपका? पोपा पर्वत है आपका म्यांमार में, और है फुजियामा पर्वत जो आपके जापान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवशिष्ट पर्वत, जिसे बोलते हैं इरोजन माउंटेन्स। देखिए इरोजन माउंटेन्स में क्या होता है? जब किसी प्रदेश की कोमल चट्टानें अनाच्छादन क्या होता है कि वायु से, पानी से, इसकी वजह से, उसके प्रभाव से या समय से, धीरे धीरे तापमान की वजह से कटनी शुरू होती है, कि प्रभाव से कटकर नष्ट हो जाती हैं, तो कोमल चट्टाने वाले भाग अवशिष्ट रूप में बच जाते हैं। ठीक है ना, सॉरी, तो कठोर चट्टान वाले, यानी क्या हुआ, कोई माउंटेन है, ठीक है, समय के साथ साथ उसके ऊपर वर्षा का, वायु का, जलवायु का, तापमान का प्रभाव पड़ा, तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, उसमें अवशिष्ट निकलने शुरू हुए उसके ऊपर से, और फिर लास्ट में घिस घिस के वो आधा ही रह गया वो पर्वत। इसके जो इसकी एक तो जो इसकी पीक थी वो ख़त्म हो जाती है, थोड़े राउंड से हो जाते हैं पर्वत घिस घिस के वायु की वजह से। जैसे आपने सुना नहीं है, आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगर आप एक पत्थर के ऊपर भी पानी डालते रहेंगे लगातार, तो उस पानी के प्रभाव से पत्थर में भी एक छेद सा होना शुरू हो जाता है। ऐसी ही बात है कि पानी के प्रभाव से, वायु के प्रभाव से, तो उस पर्वत का कटाव होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में जो कठोर वाला हिस्सा है सिर्फ वही बचता है। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं जो बचा हुआ जो हमारा पर्वत होता है, वो हमारा अवशिष्ट बचा हुआ है एक तरह से। फिर है भारत में, इसके उदाहरण देख लेते हैं। बहुत फेमस है ये, तो बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत में, तो अरावली बोली जाती है ना। सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब भारत में ही हैं, और ये सभी किसके उदाहरण हैं? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है, यानी बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत में। ठीक है, इवन अरावली में तो ये भी बोलते हैं कि जो हमारी रायसेन, दिल्ली के अंदर जो रायसेन पहाड़ियाँ हैं, वो अरावली का ही हमारा एक तरह से उत्तरी भाग का एक अवशेष है। फिर है नेक्स्ट, यूरोप में है आपका सियरा नवाडा, जो स्पेन में है, ये भी आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती। अब क्यों अधिक नहीं होती है, आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये घिस चुके होते हैं। जब ऐसे होते हैं, फिर उस पर जो प्रभाव पड़ा होता है वातावरण का, वायुमंडल का, उस सब के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो चुकी होती है, इसलिए इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है। तो कैसा रहा हमारा आज का सेशन? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ अगर मैंने गलत समझा दिया हो तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी, और आपसे उम्मीद करूँगी कि मुझे मेरे उत्साह को बनाए रखेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। धन्यवाद।